एनाटॉमी देखी थी, एनाटॉमी ऑफ किडनी, किडनी के कुछ स्ट्रक्चर्स, नेफ्रॉन देखा था, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में एंड जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, फंक्शंस देखे थे, किडनी क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है। ग्लोमेरुलस का क्या काम होता है, ये ग्लोमेरुलस हमने कल देखा था, ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट रीनल ट्यूब्यूल जिसमें पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट हमने पढ़ा था, जिसमें कि हम प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटिव ट्यूब्यूल डिस्कस कर रहे थे, और आज उसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। दिस इज द प्रोग्रेस आई टोल्ड यू अबाउट द यूरिन, पाथवे ऑफ यूरिन, दैट यूरिन जो नेफ्रॉन में बनेगा वो कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, और उसके बाद किडनी के थ्रू यूरेटर, एंड यूरेटर में सीधा यूरेटर से यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है हमारा, 3 पार्ट्स में, प्रोस्टेट यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस एंड पेनाइल यूरेथ्रा। ओके, यस सर। मैंने आपको एक मसल का नेम बताया था जो यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में हेल्प करती है। टेल मी द नेम ऑफ दैट मसल, कौन बताएगा। स्नेहा, टेल मी द नेम ऑफ दैट मसल जो यूरिनरी ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन में मदद करती है। स्नेहा, आई एम आस्किंग टू यू, am I audible? Yes, sir. Yes, tell me the name. Sir, can I? What's your name? Palak. Sir, Tanvi. Yes. Sir, detrusor smooth muscle. Yes, detrusor muscle. देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, अगर आपने रिकॉल किया हो अभी, like this, look at this part, यहाँ देखो, ये मैंने लिखा हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्शन में मदद करती है यूरिनरी ब्लैडर की। ओके, Yes, sir. ये हमने कल फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म देखा था, इसी मैकेनिज्म के थ्रू हमें आगे की पूरी प्रोसेस पढ़नी है यूरिन फॉर्मेशन की। ठीक, ये जो फिल्ट्रेट आया है, ये फिल्ट्रेट क्या होता है, ये पूरा प्लाज्मा होता है जिसमें प्रोटीन्स नहीं होती हैं। ये हम आगे अब आज के इस सेशन में हम ये पूरा कंप्लीट करेंगे, और आई थिंक कल ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, Okay, sir. यस, ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, first of all, let us discuss that what topics we have to discuss today. टॉपिक्स, क्या क्या टॉपिक्स देखने हैं हमें। एक तो यूरिन फॉर्मेशन देखना है, यूरिन फॉर्मेशन, कि यूरिन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, इसके कुछ स्टेप्स हैं। यूरिन फॉर्मेशन के क्या क्या स्टेप्स हैं। ठीक, पहला तो हम देखेंगे यूरिया साइकिल आज। ठीक, यूरिया साइकिल, यूरिया साइकिल के अलावा इसके कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स ऑफ यूरिया फॉर्मेशन। ओके, यूरिया फॉर्मेशन। इसके बाद हमें देखना है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, रेगुलेशन से मीनिंग क्या है, हमारी बॉडी में किडनी कहां से किस तरह से रेगुलेट की जाती है, हमारे ब्रेन से इसका क्या कनेक्शन है, और कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। ओके, तो किडनी के रेगुलेशन के लिए, फंक्शन के लिए हमें यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस पढ़नी है। जैसे एक प्रोसेस हमें पढ़नी है रास। ठीक, रास क्या होता है, रास क्या है हमारा, रेनिन एंजियोटेंसिन Aldosterone system. यस, एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ये हमें पढ़ना है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ हार्मोन्स जो इसमें यूज में आते हैं, दैट इज द एडीएच, ठीक, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंड ANF, दैट इज द आर्टेरियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ठीक, तो आज हमें पूरे इस सेशन में ये पूरा मैकेनिज्म पढ़ना है, जिसमें कि यूरिन फॉर्मेशन के बाद हमें एक प्रोसेस और इसमें देखनी है, दैट इज द काउंटर करंट मैकेनिज्म। ओके, काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो ये 3 टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। ठीक, और कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो वी आर स्टार्टिंग विद द यूरिया फॉर्मेशन। यूरिया फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि हमारा जो यूरिया है, यूरिया का फॉर्मेशन बॉडी के किस पार्ट में होगा। फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द लिवर, ये चीज मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी। दिस इज आवर लिवर। ठीक, लिवर कंटेन्स हिपैटोसाइट्स, लिवर के पास कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें हम हिपैटोसाइट्स कहते हैं।
हेपेटोसाइट्स कहाँ मिलती हैं? हेपेटिक लोब्यूल्स के अंदर, ठीक। और ये जो हेपेटोसाइट्स हैं ये क्या काम करती हैं? यूरिन फॉर्मेशन का काम करती हैं, यूरिन फॉर्मेशन का काम करेंगी। मींस यूरिन फॉर्मेशन अल्टीमेटली किसके थ्रू हो रहा है? हेपेटोसाइट्स के थ्रू हो रहा है। अब ये जो यूरिन यहाँ पे बना है ये कहाँ जाएगा? मैंने इसके लिए आपको एक, अच्छा हम अभी आने वाले स्लाइड में क्या देखेंगे, जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ यूरिया फॉर्मेशन इज कॉल्ड यूरिया साइकिल। यूरिया फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द यूरिया साइकिल। और इस यूरिया साइकिल को एक और नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड द ऑर्निथाइन साइकिल, ऑर्निथाइन साइकिल, या फिर क्रैब हैंसलेट साइकिल, क्रैब हैंसलेट साइकिल, ठीक। तो प्रोसेस कौन सी हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे? यूरिया साइकिल की। लेकिन इससे पहले लिवर से ये किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए जब जाएगा, ठीक, तो ये पूरा मैकेनिज्म किस तरह से होगा वो देखते हैं। देखो अब ये जो हमारा यूरिन बना है, ये यूरिन जाना है कहाँ पर? विद द हेल्प ऑफ हेपेटिक वेन। ये हेपेटिक वेन के थ्रू कहाँ जाएगा? इंफीरियर वेना कावा में, इंफीरियर वेना कावा ऑफ हार्ट। ये प्रोसेस हम पहले पढ़ चुके हैं, ये रिकॉल कर रहे हैं हम तो, क्योंकि हमें यूरिया साइकिल समझना है और आगे करंट मैकेनिज्म समझना है। ओके, अब मैंने आपसे लास्ट टाइम मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमारे बॉडी में जब यहाँ पे लीवर में यूरिया का फॉर्मेशन हो रहा है तो सबसे ज्यादा यूरिया कहाँ प्रेजेंट होगा? मैक्सिमम यूरिया इज प्रेजेंट इन विच पार्ट? दैट इज द हेपेटिक वेन, ठीक है। हेपेटिक वेन में सबसे ज्यादा यूरिया प्रेजेंट होगा और ये यूरिया कैसा होगा? कॉन्सेंट्रेटेड होगा, कॉन्सेंट्रेटेड। और कॉन्सेंट्रेटेड यूरिया है, दैट मीन्स अभी अभी तक इसके अंदर कुछ मिला नहीं है, इसमें वाटर नहीं मिला है। लेकिन जैसे ही ये इंफीरियर वेना कावा में आता है ये कैसा हो जाता है? डाइल्यूट हो जाता है, ठीक। क्यों? क्योंकि ये किसके साथ आना है? ब्लड के साथ आना है। और जब ये ब्लड के साथ आएगा तो ब्लड के बाकी कंपोनेंट्स भी इसके साथ यूरिया के साथ मिक्स हो जाएंगे, जैसे कि ब्लड का प्लाज्मा है, प्रोटीन्स हैं, फैट है, ये सब कुछ इसके साथ मिक्स हो जाएगा। तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। इतनी इतनी बात क्लियर है? लीवर में हिपैटोसाइट्स के थ्रू यूरिन बना और यूरिन हिपैटिक वेन के थ्रू कहां चला गया? इंफीरियर वेना कावा में, ठीक। यस सर। अब इंफीरियर वेना कावा से ये कहां जाएगा? राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम विच इज द चैम्बर ऑफ हार्ट। हार्ट के राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल। और राइट वेंट्रिकल से ये कहां मूव करेगा? पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वर्ड आया है, दैट मींस इसका कनेक्शन किससे है? हमारे लंग्स, लंग्स से। पल्मो लंग्स। तो ये वेन कहाँ लेके जाएगी? अब इसको लंग्स वाले पार्ट में लेके जाएगी, ठीक। अल्टीमेटली इट विल फॉरवर्ड इनटू द लंग्स, लंग्स में जाएगी। लंग्स के बाद ये जाएगी कहाँ? पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे यूरिया तो है प्रेजेंट और यूरिया के साथ में एक चीज उसके साथ मिक्स हो जाएगी, यूरिया प्लस ऑक्सीजन। क्या प्रेजेंट हो जाएगा यहाँ पे उसके साथ? ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि देखो हम जब सांस लेते हैं, जब रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा वर्क करता है तो हम क्या काम कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं बिटवीन द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो हमें पता है सभी को ऑलरेडी, ठीक। तो यहाँ पे जब पल्मोनरी वेन में यूरिया आया तो उसके साथ क्या मिक्स हो गया? ऑक्सीजन भी मिक्स हो गया, ठीक। ऑक्सीजन मिक्स हुआ। अब ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा हमारे लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया हार्ट का। और लेफ्ट एट्रिया से मूव करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल। और डायरेक्टली लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहां पहुंच जाएगा? ऑर्टा में, एओर्टा, ठीक। अब एओर्टा क्या काम करेगी? एओर्टा कनेक्ट करती है रीनल वेन और रीनल आर्टरी को। एओर्टा इसको फॉरवर्ड करवा देगी कहां पर? रीनल आर्टरी में। और रीनल आर्टरी कहां कनेक्ट होती है? हमारी किडनी में। वी नो दैट, हमने वो स्ट्रक्चर देखा था ना, हमने जब ये किडनी का स्ट्रक्चर देखा था इस तरह से, ये किडनी देखी थी, ये हाइलम आ गया, यहाँ मेड्यूलरी पिरामिड प्रेजेंट थे। तो मैंने आपको एक चीज बताया था, यहाँ से एक वेन आर्टरी आ रही थी रेड कलर में और यहाँ से एक वेन निकल रही थी ब्लू कलर में। तो मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर जो ब्लड आएगा वो आर्टरी के थ्रू आएगा और बाहर जो जाएगा सर्कुलेशन में वो दोबारा किसके थ्रू जाएगा? वेन के थ्रू जाएगा। तो ये वही मैकेनिज्म है। तो एओर्टा के थ्रू रेनल आर्टरी में, यहाँ से रेनल आर्टरी में क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है। और ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है? यूरिया, ठीक, यूरिया प्रेजेंट है। अब ये रेनल आर्टरी के थ्रू कहाँ गया? किडनी में गया,
किडनी में, और किडनी क्या काम करेगी, इसको फिल्टर करने का काम करेगी। और फिल्ट्रेशन के दौरान क्या होगा, यूरिया अलग हो जाएगा, यूरिया अलग हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा, और ये किडनी फॉरवर्ड कर देगी इसको अब कहाँ पे, रीनल वेन में, जो ये वाली वेन है। तो देखो किडनी के अंदर गया, अंदर जाने के बाद यहाँ पे फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म हुआ, और जब यूरिन फिल्टर हो गया तो जो बचा कुचा ब्लड था जो कि फिल्टर नहीं हो पाया है, वो कहाँ चला गया, रीनल वेन में चला गया, रीनल वेन में। और रीनल वेन क्या काम करता है, इसको इसको मतलब कि दोबारा से फिल्ट्रेट करवाने का काम करेगा, या फिर जितना भी मैकेनिज्म हमारा वो पूरा फॉलो किया जाएगा। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। Am I audible, everyone? Yes, sir. Actually, there is a mishappening Yes, here. sir. I think this is 12th NEET. Na? Yes, Yes, sir. Yeah, sir. this is not class 12th. Sorry, guys. Actually, I thought this is class 11th. So I started the chapter जो कि continue में था. I'm literally sorry for that. तो हमें जो चैप्टर पढ़ना है 12th के लिए वो लोकोमोशन एंड मूवमेंट स्टार्ट करना है. I'm literally sorry, guys, because of I was don't know that this is class 12th. मुझे लग रहा था क्लास 11th है. Okay, so can we start with new chapter, that is the locomotion and movement? Yes, Yes, sir. Okay. Yes, sir. Once again, I'm sorry, guys. Just a minute. Let me add the slide. So, first of all, I am Raj Rastogi and I am from Moradabad. Okay, and I'll teach you, as you know that biology. आप लोग कहाँ से हैं? हिमाचल से? Yes, Yes, sir. sir. हिमाचल में अलग अलग जगह से? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सर अब मैं आप ही मुरादाबाद पढ़ाओगे से हमें? हूँ, मैं यूपी से हूँ, यूपी मुरादाबाद से। यस ओके, सर अब अभी आप पढ़ाओगे हमें? हाँ देखो, कुछ चैप्टर्स मैं पढ़ाऊंगा, कुछ टॉपिक्स मैं कवर करूंगा, और कुछ चैप्टर्स आई थिंक अब्बास सर कवर करेंगे। ओके, Okay, sir. यस। Okay, so we are starting with the locomotion and movement. Okay, Yes, sir. locomotion and movement. अच्छा, वो चैप्टर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन? Yes, sir. Okay, यस सर पढ़ लिया। okay, then we are going to start the chapter locomotion and movement. Okay, so first of all, before starting the chapter we must know that locomotion में और movement में अंतर क्या है। ठीक है, अब देखो हमारे पास, हम एग्जांपल लेते हैं, किसका एग्जांपल लें, हम लेते हैं अनीश को। ठीक है, ये क्या है, अनीश। अनीश, आपको डांस करना पसंद है? अनीश, एम आई ऑडिबल? ओके, रिप्लाई नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई नहीं। देखो हमारे पास कोई भी एक इंडिविजुअल है, डजंट मैटर हु इज दिस, एक इंडिविजुअल हमारे पास ये है, ठीक है, दिस वन। ये दोनों क्या काम कर रहे हैं,
ये फर्स्ट वाला जो है इसे हम ए मान लेते हैं और इसे हम बी मान लेते हैं। ठीक, तो ए वाला क्या काम कर रहा है, जब ये डांस करता है तो ये अपनी पोजीशन चेंज करता है, कभी यहाँ आ जाता है, कभी यहाँ आ जाता है। ठीक है, ये कभी यहाँ चला जाता है, ये जगह जगह घूमता रहता है नाचते वक्त। ठीक है, और दूसरा वाला बी वाला क्या काम कर रहा है, ये जब डांस कर रहा है तो ये सिर्फ अपने हैंड्स मूव कर रहा है, और बस हैंड्स ही मूव कर रहा है, गर्दन मूव कर रहा है इधर से उधर, लेफ्ट राइट, और कोई भी मूवमेंट, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही है जिससे कि इसकी प्लेस चेंज हो जाए। ठीक है, प्लेस चेंज हो जाए। तो यहाँ पे देखो लोकोमोशन में और मूवमेंट में एक मेन डिफरेंस ये है, जब हम बात लोकोमोशन की करते हैं, लोकोमोशन में प्लेस चेंज होती है। ओके, लोकोमोशन में प्लेस चेंज होगी और मूवमेंट में प्लेस चेंज नहीं होगी, प्लेस चेंज नहीं होगी। लेकिन मूवमेंट में हम क्या देखेंगे, प्लेस चेंज नहीं होगी, लेकिन मूवमेंट में हमारा जो बॉडी है वो मूव करेगी, बॉडी मूव करेगी। जैसे कि बॉडी मूवमेंट से क्या मीनिंग है, जैसे कि आप अपने हैंड्स एक ही जगह बैठे हुए हो और हैंड्स मूव कर रहे हो। ठीक है, हैंड्स का मूवमेंट, हैंड्स का मूवमेंट, या फिर आप आईज का मूवमेंट है हमारी, आईज का। ठीक, या फिर गर्दन का मूवमेंट, नेक का, हम लेफ्ट या राइट इस तरीके से मूव करते हैं। ठीक, सो लोकोमोशन में और मूवमेंट में द मेन डिफरेंस इज, इफ वी टॉक अबाउट द चेंज इन प्लेस, चेंज इन प्लेस is called locomotion, and change in posture, body posture, ठीक, is called movement. movement। इतनी बात क्लियर है? इज इट क्लियर? बहुत छोटी सी चीज है ये लोकोमोशन और मूवमेंट में। अब दोनों में एक डिफरेंस और है। क्या डिफरेंस है दोनों में, कि जो लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन कैसा होता है, वॉल्यूंट्री होता है। दिस इज वॉल्यूंट्री। वॉल्यूंट्री मतलब जैसे कि हमें नाचना है, चलना है या कहीं पे भागना है तो हम अपनी मर्जी से भागेंगे। क्या ऐसा होता है कि बॉडी ऑटोमेटिकली भागना शुरू कर दे आपकी बिना मर्जी के? नहीं हो सकता ऐसा। आप ऑटोमेटिकली चलना शुरू कर दें? नहीं हो सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, या फिर आप पेड़ पे चढ़ जाएं ऑटोमेटिकली? नहीं हो सकता, वो आपकी इच्छा के अनुसार काम होता है। दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूंट्री मूवमेंट। ओके, इसमें आप कॉन्शियस रहते हैं। ओके, क्या रहते हैं? कॉन्शियस। आप अपने ब्रेन से कॉन्शियस रहेंगे, कॉन्शियसनेस रहेगी, आपको अवेयर रहेंगे चीजों से। जबकि द मूवमेंट इज नॉट वॉल्यूंट्री, इट इज कॉल्ड द इनवॉल्यूंट्री। दिस इज इनवॉल्यूंट्री। इनवॉल्यूंट्री का मतलब ये आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं किया जाएगा। जैसे कि अब मुझे एक चीज बताओ, मान लो आपने कुछ खाया, आपने बर्गर खाया, उस बर्गर का जो डाइजेशन हो रहा है, क्या वो आपकी इच्छा के अनुसार हो रहा है? नहीं, वो ऑटोमेटिकली चल रही है वो प्रोसेस। अगर आप उसे रोकना चाहो तब भी नहीं रोक सकते। तो दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड द मूवमेंट। या फिर आप अपने, आपकी जो आईज का मूवमेंट है, आपकी आईज का मूवमेंट भी इनवॉल्यूंट्री है। क्या अगर आपको कोई चीज देखनी है, क्या आप रोक सकते हो खुद को कि नहीं मुझे ये नहीं देखना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप आराम से देखोगे, बहुत अच्छे से देखोगे। ठीक, क्यों? क्योंकि आपकी वहां कॉन्शियसनेस जो है, आप कॉन्शियस नहीं हो, वो आपकी ऐसी एक्टिविटी है जो आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रही है। ओके, Yes, sir. इज इट Yes, क्लियर? Yes, तो sir. जितने भी लोकोमोशन है, लोकोमोशन इज द वॉल्यूंट्री while movement is involuntary. My video is visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So locomotion में और movement में क्या मेन डिफरेंस है? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जब प्लेस की बात होगी, प्लेस चेंज होगी, दैट इज कॉल्ड द लोकोमोशन। और मूवमेंट की बात होगी तो वो सिर्फ एक ही जगह मूव किया जाएगा। ओके, नाउ there is various type of movements we have. Now let us talk about the types of movements. हम types की बात करते हैं, type of movements। ठीक, types में हमारे पास 3 type of movements are there. First is called the ciliary movement, ciliary movement. Second is called the amoeboid movement, and the third one is called the Muscular movement. muscular movement। लेकिन एक मूवमेंट और हम पढ़ेंगे यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड द फ्लैजुलर मूवमेंट। ओके, फ्लैजुलर मूवमेंट जो कि फ्लैजुला के थ्रू होता है। ठीक,
एनसीईआरटी ने चारों मेंशन किए हुए हैं। अगर आप ये कहोगे सर फ्लैजेलर मूवमेंट नहीं दिया है, तो दिया हुआ है उसने। ओके, एनसीईआरटी में है मेंशन फ्लैजेलर मूवमेंट भी, बट मेनली जो मेन 3 टाइप ऑफ मूवमेंट्स मेंशन किए गए हैं, दैट इज द सिलियरी, अमीबॉइड एंड द मस्कुलर मूवमेंट। ओके, Yes, तो sir. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं अपने अमीबॉइड मूवमेंट की। इन द नेक्स्ट स्लाइड आई एम टेकिंग द अमीबॉइड मूवमेंट। अब देखो, अमीबॉइड मूवमेंट में एक वर्ड आया है हमारे पास। क्या वर्ड आया है? अमीबा। क्या आया है? अमीबा। अमीबा का मूवमेंट किस तरह से होता है? अमीबा के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक, प्रोटोप्लाज्म, उसका प्रोटोप्लाज्म मूव करता रहता है। प्रोटोप्लाज्म के मूवमेंट के ही थ्रू जितना भी मूवमेंट है वो मतलब स्ट्रीमिंग हो रही है, प्रोटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग, जिसे हम कहते हैं स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मूव करता है एक ही सेल बॉडी के अंदर, क्योंकि अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर है, ये एक ही सेल से मिलकर बना होता है। तो इसका ये जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म स्ट्रीम करता है और ये लोकोमोट करता है अपनी पोजीशन को, और हर सेकंड इसकी जो कह सकते हैं का शेप है, वो शेप चेंज होता है। ठीक, Yes, अपार्ट sir. फ्रॉम दैट, अमीबा के अलावा हमारी बॉडी में ब्लड में कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स ये भी क्या करती हैं? ये भी अमीबॉइड मूवमेंट शो करती हैं, क्योंकि इनके अंदर भी सेम प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग होगी। ये प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग के थ्रू ये मूवमेंट शो किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम जस्ट दिस मैकेनिज्म इज अफेक्टेड बाय, इस मैकेनिज्म को अफेक्ट कौन करता है? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया। अब देखो, अमीबा के पास पैर तो होते नहीं है चलने के लिए, जैसे हम लोग पैर, हमारे पास 2 पैर हैं चलने के लिए, हम कहीं पे भी आ जा सकते हैं वेरी इजीली, बट अमीबा के पास क्या है? सूडोपोडिया प्रेजेंट रहते हैं। एक सूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। फॉल्स False. मीन्स झूठा, सॉरी, फॉल्स, एंड पोडिया से मीनिंग है फीट, फॉल्स फीट। तो अमीबा क्या काम करता है? इसके पास सूडोपोडिया प्रेजेंट रहते हैं, जिसके थ्रू ये लोकोमोशन, सॉरी, जो मूवमेंट है वो करता है, मूव करेगा। इसकी पूरी बॉडी के अंदर मूवमेंट होगा, ये पोजीशन भी चेंज कर लेगा अपनी, और अपार्ट फ्रॉम लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये क्या काम करता है? इस सूडोपोडिया के थ्रू अपना फूड भी कैप्चर कर सकता है। ओके, Yes, sir. इज इट क्लियर? बहुत छोटी सी चीज थी, क्लियर है? मतलब अमीबॉइड मूवमेंट जो अमीबा में होगा, मैक्रोफेजेस में होगा एंड ल्यूकोसाइट में होगा, इस प्रोसेस को कौन इफेक्ट करेगा या किसके थ्रू ये प्रोसेस होनी है? सूडोपोडिया के थ्रू ये प्रोसेस होनी है। सूडोपोडिया क्या होते हैं? फॉल्स फीट होते हैं, ठीक, झूठे पैर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, नाउ द नेक्स्ट मूवमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज द सिलियरी मूवमेंट। सिलियरी मूवमेंट, यस। नाउ देखो, अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है सिलियरी। सिलियरी से क्या मीनिंग है? सीलिया, ठीक, सीलिया। अच्छा, अगर आपने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा हो, दैट इज कॉल्ड द प्रोकैरियोटिक सेल का अगर आपने स्ट्रक्चर देखा हो, तो उसके पास 2 तरह के लॉन्ग, इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हमें मिलते हैं। एक तो ये वाले लंबे वाले, और एक मिलते हैं उसकी पूरी बॉडी पे प्रेजेंट रहते हैं छोटे वाले। ठीक, अगर आपने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि ये जो छोटे वाले फ्लैजेला हैं, इनको हम क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। और ये जो बड़े वाले हैं, इनको हम कहते हैं फ्लैजिला। सीलिया का जो नंबर है, सीलिया का नंबर ज्यादा होता है, दिस इज लार्ज इन नंबर, जबकि फ्लैजेला 2 से 3 ही हो सकते हैं, ठीक, 4 से 5 भी हो सकते हैं, लेकिन नंबर इनका सीलिया से कम ही होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो ये जो फ्लैजेला है, ये बैक्टीरिया को मूवमेंट करवाने में मदद करता है, लोकोमोशन में मदद करवाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह करवाने में, जबकि सीलिया का काम क्या होता है? एडहेशन का। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? ये जो सीलिया है, ये सीलिया मूवमेंट में जब मदद करता है, तब उस मूवमेंट को हम कहते हैं सिलियरी मूवमेंट। ओके, यस सर। ठीक, तो ये जो सिलियरी मूवमेंट है, ये कहाँ होता है? पहला तो हम कह सकते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो ओवा का मूवमेंट है, ओवा किसके थ्रू मूव करता है? ये सिलियरी मूवमेंट फॉलो करेगा। ठीक, कैसे फॉलो करेगा? हमें एक चीज पता है, देखो ये स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फैलोपियन ट्यूब। इसी तरह से होती है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में ये जो एम्प्यूला वाला रीजन है, दिस एम्प्यूलरी रीजन, जो एम्प्यूला वाला रीजन है, इसमें यहाँ पर
कौन सी सेल्स प्रेजेंट रहती हैं? सिलिएटेड एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। ये सिलिएटेड एपिथेलियम सेल्स क्या काम करती हैं? ओवा को आगे की तरफ फॉरवर्ड कराने का काम करती हैं। ठीक, सो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड द सिलियरी मूवमेंट। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट ये सिलियरी मूवमेंट और कहां देखने के लिए मिलता है? ये हम देखते हैं अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ठीक, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, फॉरेन पार्टिकल्स मींस जो ऐसे पार्टिकल्स जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं करती है, फॉरेन पार्टिकल्स, ये उसको क्या कर लेती है? कैप्चर कर लेती है और उनका मूवमेंट आउटसाइड ऑफ द बॉडी करती है। ठीक, मतलब बॉडी के बाहर उसको रिलीज करवाती है। आपने देखा होगा कभी कभी हमको डकार सी आती है, हमें ऑटोमेटिकली उबासी आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक, वो क्यों होता है? वो हमारी बॉडी में जितना ऑक्सीजन का जब लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी जितने फॉरेन पार्टिकल्स हैं उस ऑक्सीजन के थ्रू बाहर निकाल देती है। ठीक, तो वही मैकेनिज्म है यहाँ पे, जो फॉरेन हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है फॉरेन पार्टिकल्स को गैस के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में रिलीज करवाएगी। ओके, Yes, sir. इज इट क्लियर? ये भी बहुत छोटा सा पॉइंट था। द थर्ड मूवमेंट इज द मस्कुलर मूवमेंट। थर्ड इज द मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट, अब देखो मस्कुलर में भी एक और वर्ड आया है। क्या वर्ड आया है? इसमें आया है मसल। ठीक है, मसल के थ्रू जो मूवमेंट होगा दैट इज कॉल्ड द मस्कुलर मूवमेंट। ठीक, अभी हम मसल पढ़ेंगे, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो मसल ही है। ठीक, 3 टाइप ऑफ मसल्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, सो देखो मसल्स क्या काम करती है। मसल्स हमारे, जस्ट अ मिनट गाइस, Sure, sir. am I audible? Yes, Am I sir. audible? Yes, Am I audible everyone? yes, No, sir. sir. ओके, सो मसल्स से रिलेटेड हमारे दो मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन, दोनों ही हमें देखना है। लोकोमोशन भी मसल्स के थ्रू होगा एंड मूवमेंट भी मसल्स के थ्रू होगा। लोकोमोशन भी और मूवमेंट भी। लोकोमोशन में क्या हम प्लेस चेंज करते हैं, प्लेस चेंज करेंगे, उसमें भी हमारी मसल्स इन्वॉल्व करेंगी, मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट फॉलो करेंगे। जो जब हम चलते हैं तो वो पैरों के थ्रू फॉरवर्ड मूवमेंट एंड बैकवर्ड मूवमेंट फॉलो किया जाएगा एंड मूवमेंट में भी हमारी मसल्स इन्वॉल्व होंगी जो कि पोस्चर चेंज करवाने में हेल्प करेंगी। ठीक, ओके। ये मैकेनिज्म होता कैसे है? विद द हेल्प ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो लोकोमोट भी करवा सकती है हमें और मूवमेंट भी फॉलो करवा सकती है। ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, So there is a coordination between the skeletal muscle, क्योंकि स्केलेटल मसल कौन सी मसल्स होती हैं? ऐसी मसल्स जो बोन्स के साथ अटैच रहे। जैसे सपोज इट दिस इज अ बोन, ये एक बोन है और इस बोन के ऊपर जो मसल्स अटैच्ड है यहाँ पर, these muscles are called the skeletal muscles। ठीक, तो ये skeletal muscल्स एसोसिएट रहती हैं कहाँ पे? हमारे नर्वस सिस्टम से, नर्वस सिस्टम से। और नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट हमारी बॉडी में जो मोमेंटल एक्टिविटीज हैं, जब हम मूवमेंट करते हैं, मोमेंटल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है? कौन बताएगा? सेरेबेलम करता है या सेरिब्रम करता है? टेल मी। sir. Cerebellum. हाँ देखो, सेरिबेलम करता है और सेरेब्रम क्या करता है? वो थिंकिंग एक्टिविटीज कंट्रोल Yes, करता है थ्रू द सेरिबेलम। और सेरेब्रम का क्या काम है? थिंकिंग एक्टिविटीज कंट्रोल करना, सोचना, समझना, क्रिएटिविटी, ये सारे काम सेरेब्रम कंट्रोल करेगा। और सेरेबेलम क्या कंट्रोल कर रहा है? हमारी मूवमेंटल एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ब्रेन में और माइंड में क्या डिफरेंस है? ब्रेन में और माइंड में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड? सर ब्रेन Anyone मतलब knows? दिमाग और माइंड मतलब वो ब्रेन का यूज करना। अच्छा, ब्रेन मतलब दिमाग और माइंड मतलब दिमाग का यूज करना। सर माइंड दोनों एक ही होती है, अच्छा, लेकिन मतलब जो माइंड ब्रेन है, ब्रेन का हम यूज नहीं करते, हम माइंड का यूज करते हैं, हम ब्रेन यूज नहीं कर सकते। सर ब्रेन तो अच्छा। ऐसे ही खोपड़ी हुई। खोपड़ी नो ना वो तो सर लेकिन अच्छा, दोनों एक ही है या सर अलग ब्रेन अलग? और माइंड एक ही मीनिंग है इन दोनों का, लेकिन एक ही है या अलग अलग है?
सर ब्रेन हम स्कल वाली टाइप को बोल सकते हैं, मतलब जो फिजिकली जिसको टच कर सकते हैं, और माइंड जो वो इनर वाला पार्ट है। नहीं, देखो देखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ। देखो, जब हम माइंड की बात करते हैं तब हम अपने ब्रेन के सेरेबेलम की बात कर रहे हैं, ठीक है, सेरेबेलम की, जो कि हमारी मोमेंटल एक्टिविटीज फॉलो कर रहा है। और जब हम ब्रेन की बात करते हैं तो हम सेरेब्रम की बात करते हैं, जो कि हमारी थिंकिंग एक्टिविटीज कंट्रोल करता है। ठीक, तो जब हम अगर बोल रहे हैं कि ब्रेन की बात चल रही है, ठीक है, तो वहां समझ जाओ कि हम थिंकिंग एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, जबकि हम माइंड की जब बात करेंगे दैट इट मीन सेरेबेलम का जिक्र चल रहा है, सेरेबेलम ये एक्टिविटीज कंट्रोल कर रहा है। ठीक, Yes, sir. यस सर। अच्छा, जैसे जब लड़ाई हो जाती है तो हम बोलते हैं ना कि हैव यू लॉस्ट योर माइंड, क्या तुम अपना दिमाग खो बैठे हो? तो जो माइंड, वो जो वर्ड हम यूज करते हैं ना, वो ये सेरेबेलम होता है, क्योंकि हाथ पैर चला रहे होते हैं, मारपीट कर रहे होते हैं लड़ाई के दौरान। ठीक, और जब हम थिंकिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं तो हम ब्रेन की बात कर रहे होते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, लेट मी इरेज इट। एंड नाउ अब हम बात करते हैं मसल की। अच्छा, मुझे ये बताओ, जितना मैंने अभी तक मूवमेंट से रिलेटेड बताया, ये क्लियर है? यस Yes. सर। Yes, sir. मूवमेंट और बचा है हमारे पास, दैट इज द फ्लैजेलर मूवमेंट। फ्लैजेलर मूवमेंट, फ्लैजेलर, देखो नाम में ही वर्ड है, इसी इसके वर्ड में फिर से एक चीज और आई है, क्या ये? फ्लैजेला। फ्लैजेला, जो मूवमेंट फ्लैजेला के थ्रू होगा दैट इज कॉल्ड द फ्लैजेलर मूवमेंट। आपने एक चीज देखी, आपने स्पर्म का स्ट्रक्चर देखा होगा। यस सर। स्पर्म का स्ट्रक्चर समथिंग लाइक Yes, दिस, sir. समथिंग लाइक दिस। स्पर्म ऐसा ही दिखाई देता है। यहाँ पे एक्रोसोम आ जाता है, Yes, ठीक, sir. उसके बाद न्यूक्लियस होता है, फिर इसके नेक वाले रीजन में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं नीबेनकर्न अरेंजमेंट में। ठीक, और इसके पास एक सेंट्रियोल प्रेजेंट रहता है नेक रीजन पे, और लास्ट वाले मिडिल रीजन पे जहां से टेल स्टार्ट होती है। ठीक है, दो सेंट्रियोल होते हैं इस पे, एक प्रॉक्सिमल और एक डिस्टल, ये चीज हमें पता है। और ये क्या है? इसकी टेल है, इसकी टेल है। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे जो फ्लैजेलर मूवमेंट है, हमारा स्पर्म भी फ्लैजेलर मूवमेंट फॉलो करता है। और जब ये मूवमेंट फॉलो करता है, इस फ्लैजेलर मूवमेंट में ये स्विमिंग फॉर्म में चलता है। किस फॉर्म में? जैसे कि ये स्विमिंग कर रहा है, और इसकी ये जो टेल है, ये टेल इस तरीके से वेव फॉर्म में घूमती रहती है, ऐसे इस तरीके से मूव करती रहती है। और ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट कहलाता है व्हीप्लैश मूवमेंट। क्या कहलाता है ये? व्हीप्लैश मूवमेंट, व्हीप्लैश मूवमेंट। ठीक, दैट मीन्स ये स्विम कर रहा है। जब ये यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में, सॉरी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मूव करता है आगे की तरफ ओवरी को फर्टिलाइज करने के लिए, तब कौन सा मूवमेंट फॉलो करता है? ये व्हीप्लैश मूवमेंट फॉलो करता है। ठीक, यस सर। Yes, sir. इज इट क्लियर? यस सर। तो फ्लैजेलर Yes, मूवमेंट sir. फॉलो किया जाएगा किसके थ्रू? स्पम्स के थ्रू। ह्यूमन बॉडी में स्पम्स फ्लैजेलर मूवमेंट फॉलो करते हैं, और दूसरे ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनके पास फ्लैजेलर प्रेजेंट रहता है, वो भी फ्लैजेलर मूवमेंट फॉलो करते हैं, जैसे कि हमारे प्रोटोजोन्स। ठीक है, प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स में जस्ट लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं यूग्लिना का। यूग्लिना की एक स्पेशल कैरेक्टर आप लोग मुझे बताइए, इसके साथ में क्या चीज यूनिक है? इसके साथ कुछ एक ऐसा टर्म यूनिक है, एक एसोसिएटेड है, एक कैरेक्टर जो कि बाकी किसी प्रोटोजोन में या फिर किसी दूसरे प्लांट बॉडी में नहीं मिलता है। हमें बताओ, कौन बताएगा? सर कि ये जो डे टाइम में वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करता है, और जब नाइट का टाइम होता है तो वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करता है। अच्छा, और भी कुछ? हाँ, ये चीज सही है, बिल्कुल ऑटोट्रॉफिक मूवमेंट फॉलो करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि कनेक्टिंग लिंक है। दिस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल And एंड plant. प्लांट्स। क्यों? क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट मिलता है। ठीक है, Yes, और ये sir. क्लोरोप्लास्ट की मदद से थ्रू द फोटोसिंथेसिस अपना फूड ऑटोट्रॉफिक मैकेनिज्म में भी फॉलो कर सकता है या फिर बना सकता है। ठीक, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करेगा डे टाइम में, और रात में फिर ये क्या करेगा? ये जो हमारा स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, जो मैकेनिज्म अभी हमने अमीबा में पढ़ा था, सेम काइंड ऑफ मूवमेंट फॉलो करेगा, एंड देन अमीबॉइड मूवमेंट के थ्रू भी अपना जो फूड है वो गेट कर सकता है। ठीक, तो यूग्लिना भी क्या काम करता है हमारा? यूग्लिना भी देखो, इसके पास कितना बड़ा ये फ्लैजेला प्रेजेंट है, बीच में यहाँ न्यूक्लियस आ जाएगा, दिस इज द फ्लैजेला। तो ये क्या काम कर रहा है? फ्लैजेलर मूवमेंट शो करेगा। ठीक, अच्छा मुझे बताओ, पैरामीशियम कैसा मूवमेंट फॉलो करेगा? पैरामीशियम, पैरामीशियम इस तरीके से होता है, स्लीपर, स्लीपर लाइक।
ठीक, और यहाँ पूरी बॉडी पे इस तरीके से ये प्रेजेंट रहते हैं स्ट्रक्चर्स इसके। अब मुझे जल्दी से बताओ ये किस तरह का मूवमेंट फॉलो करेगा? Ciliary movement. सिलियरी मूवमेंट। क्यों? क्योंकि इसके ऑल ओवर द बॉडी सीलिया प्रेजेंट है। ओके, सीलिया इज प्रेजेंट। वेरी गुड। ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या? मसल्स। मसल्स, ठीक, मसल्स। मसल्स क्या काम करती हैं हमारी बॉडी में? एक तो हमारा मस्कुलर सिस्टम बनाती हैं। क्या करती है ये? मस्कुलर सिस्टम बना रही है। मस्कुलर सिस्टम का मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी मसल्स हैं उनको एक स्पेसिफिक लोकेशन प्रोवाइड की जा रही है और उनके फंक्शन के लिए कुछ स्पेसिफिक मैकेनिज्म फॉलो किए जा रहे हैं। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जब हम साइनैप वाला मैकेनिज्म पढ़ते हैं, साइनैप्टिक कनेक्शन पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे न्यूरॉन का एक्सॉन हिलक है और ये डेंड्राइट से कनेक्ट होता है दूसरे एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के, तो इनके बीच में यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं और यहाँ से हमारी वेसिकल्स निकलती हैं, उनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट रहता है। ये मैकेनिज्म आपने पढ़ा होगा, ठीक। तो उनके बीच में क्या बनता है? एक साइनैप्टिक कनेक्शन बनता है। सेम मैकेनिज्म मस्कुलर सिस्टम में भी फॉलो किया जाता है उनके कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक, जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यस सर। ओके, तो हाउ मेनी मसल्स आर देयर इन योर बॉडी? टोटल नंबर ऑफ मसल्स, टोटल नंबर ऑफ मसल। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, हमारे पास दो इंडिविजुअल्स हैं, एक को हम मान रहे हैं ए, ये आ गया ए, ये आ गया बी, ठीक है, ए एंड बी। ए ये वाला जो इंडिविजुअल है ये जिम जाता है, ठीक है, और ये वाला इंडिविजुअल जिम नहीं जाता है। अब मुझे बताओ इन दोनों में से किसकी मसल्स वेल डेवलप्ड होंगी, जो जिम जाता है या जो जिम नहीं जाता है? सर जो जिम जाता है। जिम जाता है। ऑब्वियसली इसकी मसल्स ज्यादा इसकी मसल्स वेल डेवलप होंगी, बहुत अच्छी तरीके से, ठीक, टाइट होंगी और बढ़िया तरीके से बॉडी स्ट्रक्चर होगा। तो ये, अब मुझे एक चीज और बताओ, इसके अंदर क्या ऐसा हो सकता है कि जितनी मसल्स बी वाले में है उससे ज्यादा मसल्स इसके पास हो? मतलब बी इंडिविजुअल के पास तो मसल्स, नंबर ऑफ मसल्स कम है और ए वाले के पास नंबर ऑफ मसल्स ज्यादा है। क्या ऐसा हो सकता है, या है ऐसा या नहीं है? नो सर। होगा या ऐसा नहीं होगा कि वो जिम जाता है तो उसकी बॉडी में मसल्स, नंबर ऑफ मसल्स बढ़ जाए? देखो हमारी बॉडी में नंबर ऑफ मसल्स कितनी है? 639, ठीक है, 639। अब तुम जिम जाओ या फिर मत जाओ, नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ये, ठीक। बस डिफरेंस इतना आ जाता है, जो जिम जाने वाले जो लोग हैं वो क्या काम करते हैं? प्रोटीन लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। ये प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं, हमें पता है अमीनो एसिड से मिलकर बनी है प्रोटीन। और अमीनो एसिड्स क्या काम करते हैं? हमारी मसल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं और उनको वेल डेवलप एक अच्छी कह सकते हैं स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी जो मसल्स हैं वो विच टाइप ऑफ प्रोटीन आर देयर, वो कौन सी प्रोटीन से मिलकर बनी है? कोलाजन प्रोटीन से, ठीक, कोलाजन प्रोटीन से। कोलाजन प्रोटीन क्या काम करती है? हमारी मसल्स बनाने में मदद करती हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. सेम मसल्स, सेम हमारी जो स्किन है, स्किन भी कोलाजन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, ठीक। अच्छा आपने अगर बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें हमने अमीनो एसिड्स भी पढ़े हैं। 20 अमीनो एसिड्स हैं हमारे पास जिन्हें मैजिक 20 भी कहा जाता है। अच्छा हमें एक चीज पता है कि हम जैसे जैसे बुढ़े होते रहते हैं, जैसे बूढ़े होते रहते हैं, तो हमारी स्किन पे रिंकल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना? रिंकल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब मुझे बताओ कौन सा अमीनो एसिड ऐसा है जो कि हमारी बॉडी में रिंकल्स के इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? टेल मी, डू यू नो दैट which amino acid is responsible for increasement और decreasement, मतलब कि जो रिंकल्स वो बढ़ जाएं या फिर कम हो जाएं, तो उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सर सिस्टीन। सर सिस्टीन। No, let me tell you, that is lysine. Okay, कौन सा है? लाइसिन। लाइसिन हमारी बॉडी में रिंकल्स बनाने का काम करवाता है स्किन में स्पेसिफिकली। जितने ज्यादा रिंकल्स होंगे दैट मींस लाइसिन का लेवल हाई हो चुका है, और जितने कम, जो गर्ल्स होती हैं आपने देखा होगा उनकी स्किन ग्लो करती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द कोलाजन प्रोटीन है वो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप है और उसमें लाइसिन का अमाउंट काफी ज्यादा है, ठीक। सेकंड, जब आपकी बॉडी, उसका एक रीजन और भी हो सकता है आपकी बॉडी में क्या, हाइड्रेटेड बॉडी, हाइड्रेटेड सेल्स।
हाइड्रेटेड सेल्स का मतलब क्या, किसी भी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम नहीं है, मतलब प्रॉपर वाटर अगर आप पिएंगे तो ऑक्सीजन प्रॉपर बनी रहेगी सेल्स में, और जो मतलब स्किन है, स्किन में रिंकल्स जो है वो कम होते रहेंगे। ठीक, Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. यस तो सर। जितना ज्यादा पानी पियोगे उतनी ज्यादा स्किन ग्लो करेगी आपकी। और बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी, डिहाइड्रेट होने का मतलब पानी की कमी नहीं होगी, तो बॉडी के सारे फंक्शंस प्रॉपर चलते रहेंगे। ठीक, यस क्योंकि सर। जितनी भी सेल्स हैं सारी ही सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी, आपके ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी। आपने ऐसा ऐसा देखा होगा ना कि हम पढ़ाई करते हैं, कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है, Yes, पढ़ sir. तो रहे हैं लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा है, क्यों? हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, दैट इज वाई। पानी पियो, ऑक्सीजन थोड़ा थोड़ा सही मिलेगा, जब तक ब्रेन में ऑक्सीजन जाएगा सब समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो पढ़ने से पहले पानी पी के बैठा करो। ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, नाउ सो लेट अस टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ, सॉरी, टाइप ऑफ मसल्स। पहले हम टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर्स के मसल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। टाइप ऑफ मसल, टाइप्स ऑफ, वाहन की गति को मसल। नियंत्रित रूप से ओके, चलाएं। टाइप्स ऑफ जान मसल। सकते हैं वाहन की गति को नियंत्रित रूप में चला अपनी जान बचा। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। Mute yourself, who is this? How many type of muscles do we have? There is Three three types type of of. muscles. Okay, the first muscles which are called the skeletal muscle. Skeletal muscle. Second is called the smooth muscle. Smooth muscle, and the third is called the cardiac muscle. Cardiac muscle. Okay, so these are three muscles जिनके बारे में हमें पढ़ना है। ये तीनों ही मसल्स का पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो, ये जो स्केलेटल मसल्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर स्ट्रिप्ड मसल्स। इनके ऊपर स्ट्राइएशंस मिलती हैं। क्या मिलती हैं? स्ट्राइएशंस। स्ट्राइएशन का मतलब स्ट्रिप्स मिलती हैं, इस तरीके से स्ट्रिप बनी हुई होती है। ये स्ट्रिप्स क्या काम करती है? इनको स्ट्राइएट करवाने में मदद करती है, कॉन्ट्रैक्शन में मदद करती है। दूसरा, स्मूथ मसल। स्मूथ मसल के पास स्ट्राइएशंस नहीं होती, स्ट्राइएशंस नहीं होती, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? नॉन स्ट्रिप्ड मसल्स। ठीक, ये कैसी मसल्स हैं? स्ट्रिप्ड है, स्ट्राइप्ड। दीज आर नॉन स्ट्राइप्ड मसल्स, नॉन स्ट्राइप्ड मसल्स। एंड दीज आर द कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स के पास भी क्या मिलती हैं? स्ट्राइएशंस मिलती हैं, स्ट्राइएशंस। ठीक, सो वंस अगेन दीज आर आल्सो स्ट्रिप्ड मसल्स, स्ट्रिप्ड मसल्स। ठीक, अब ये दिखाई कैसे देती हैं, इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर। देखो, here I am drawing the structure of skeletal muscle. This is a skeletal muscle. Once again, ठीक, इनके बीच में यहाँ पे क्या मिलेंगी? स्ट्राइएशंस मिलेंगी, समथिंग लाइक दिस। Here the striations are present. Once again, the second striation is present like this. Okay, और बीच में, इनके बीच में क्या मिलेगा? न्यूक्लियस मिलेगा इनका। So these are the striations present in the skeletal muscles. आगे अभी जब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे तो हमें इन्हीं स्ट्राइएशंस का स्ट्रक्चर पढ़ना है। और यहाँ क्या प्रेजेंट रहेगा? न्यूक्लियस। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द स्केलेटल मसल। ठीक, द सेकेंड, स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स कहाँ मिलती हैं? हमारे बॉडी के हॉलो रीजन्स में मिलती हैं। हॉलो बोले तो खोखला, जैसे कि एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल में मिलेंगी। ठीक, कार्डियक मसल्स कहाँ मिलती हैं? ये मिलती है हार्ट की वॉल में या फिर नॉर्मली हार्ट में। और स्केलेटल मसल्स कहाँ मिलेंगी? जो ऐसी मसल्स जो कि हमारे स्केलेटल सिस्टम में या फिर बोन्स के ऊपर अटैच्ड है। ठीक, बोन्स पे अटैच्ड है मसल्स, दैट इज कॉल्ड द स्केलेटल मसल्स। ठीक, सो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इस तरीके से होता है, समथिंग लाइक दिस। फ्यूजिफॉर्म्ड, फ्यूजिफॉर्म्ड स्ट्रक्चर इज ऑफ स्मूथ मसल्स। ठीक, बीच में क्या मिलेगा? यहाँ पे न्यूक्लियस मिलेगा इनके पास भी। एंड द लास्ट वन, कार्डियक मसल्स। अब देखो, कार्डियक मसल के साथ में थोड़ा सा डिफरेंस है। इनका स्ट्रक्चर भी कैसा होता है? स्केलेटल मसल जैसा ही होता है, लेकिन स्केलेटल मसल्स के और कार्डियक मसल्स के बीच में एक मेन डिफरेंस ये है कि इसके पास कनेक्शंस मिलते हैं जिन्हें डेस्मोसोम्स कहा जाता है। जस्ट अ मिनट, लेट मी इरेज दिस पार्ट लाइक दिस।
सॉरी, this muscle is connected to this one like this, the connection is establishing here. इस तरीके से कनेक्शन रहता है दोनों के बीच में, ठीक। बीच में क्या मिलता है, यहाँ पे स्ट्राइएशंस मिलेंगी मसल्स के पास, ये स्ट्राइएशन होगी, द सेकेंड स्ट्राइएशन इज हेयर, फिर इसके पास भी, फिर यहाँ पर भी, यहाँ भी एंड यहाँ भी, ठीक। और बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस। तो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर लुक्स लाइक, ये इनका स्ट्रक्चर है, ठीक। एक बार देखो, इसे एनालाइज करो, उसके बाद हम इन तीनों के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। इज इट क्लियर? स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। स्मूथ मसल्स कहाँ प्रेजेंट होंगी, एलिमेंट्री कैनल में, कार्डियक मसल्स हार्ट में, एंड ऑल ओवर योर बॉडी। स्केलेटल मसल्स तो आपकी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, जो बोन्स के ऊपर अटैच रहती हैं, ठीक। यस सर। स्ट्राइएशंस प्रेजेंट रहेंगी स्केलेटल मसल पे और कार्डियक मसल्स पे। स्मूथ मसल में किसी भी तरह की कोई स्ट्राइएशन प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक। यस सर। हाँ, स्केलेटल मसल्स आपकी बोन्स के साथ अटैच्ड हैं, जबकि ये कहाँ मिल रही है, हमें एलिमेंट्री कैनल में मिल रही है। और हॉलो का मतलब क्या है, विसरल ऑर्गन। जरूरी नहीं है एलिमेंट्री कैनल, हमारे पास और भी विसरल ऑर्गन्स होते हैं। विसरल का मतलब खोखले, विसरल ऑर्गन। सभी विसरल ऑर्गन्स में कौन सी मसल्स मिलेंगी, स्मूथ मसल्स मिलेंगी, ठीक। और कार्डियक मसल्स यस सर। हार्ट में। अब हम इनको थोड़ा थोड़ा इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं कि तीनों में क्या क्या मेन डिफरेंस रहेंगे। हम एक यहाँ पे लिखते हैं पैरामीटर। पैरामीटर में हम कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे। यहां पर हम ले रहे हैं स्केलेटल मसल, skeletal muscle, this one is the smooth muscle, and here this is the cardiac muscle, ठीक। The first parameter which we are going to talk about is the shape. What is shape? इनका जो skeletal muscles का shape कैसा होता है, cylindrical, cylindrical shaped रहेंगी ये। These are spindle shaped, spindle shaped, and the cardiac muscles are also cylindrical, cylindrical, ठीक। क्योंकि हमने क्या देखा था, इन दोनों का स्ट्रक्चर कैसा था, इसका भी स्ट्रक्चर ऐसा था, ठीक, और इसका भी ऐसा ही था, बस बीच में क्या थे, कनेक्शंस थे इस तरह से। दोनों सिलिंड्रिकल शेप और स्मूथ मसल्स हमारी स्पिंडल शेप्ड, ठीक। द नेक्स्ट इज नेचर। नेचर की बात करते हैं। नेचर मतलब ये वॉल्यूंट्री है या फिर इनवॉल्यूंट्री है। देखो स्केलेटल मसल्स कैसी हैं, वॉल्यूंट्री, ठीक। वॉल्यूंट्री, वॉल्यूंट्री मतलब जैसा कि मैंने अभी बताया, जब हम लोकोमोशन करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, तो वो हमारी मर्जी से होता है प्रोसेस, ठीक। दैट मींस दीज आर वॉल्यूंट्री। जबकि ये कैसी है, स्मूथ मसल्स, इनवॉल्यूंट्री। फूड का डाइजेशन, एलिमेंट्री कैनल एग्जांपल लिया था हमने स्मूथ मसल में। फूड का डाइजेशन हो रहा है, क्या रोक सकते हो उसे बीच में? नहीं रोक सकते हो, दैट्स व्हाई इट इज इनवॉल्यूंट्री। हार्ट, हार्ट भी कैसा होगा, हार्ट में प्रेजेंट कार्डियक मसल्स भी इनवॉल्यूंट्री होती हैं। क्यों? क्योंकि ये भी आपकी मर्जी के खिलाफ काम करता है। कभी आप कहते हो कि दिल धड़कना बंद कर दे, तो कर देता है क्या? नहीं करता है बिल्कुल भी, ठीक। तो वहां पे आपका ये भी इनवॉल्यूंट्री हुआ। अच्छा, हमारे हार्ट की कार्डियक मसल्स के पास एक प्रॉपर्टी और है, इसका नर्वस सिस्टम से भी कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक। ये सिग्नलिंग तो करता है नर्वस सिस्टम के साथ में, लेकिन अगर आप इसे, क्योंकि इसके पास मायोजेनिक टाइप ऑफ सेल्स पाई जाती हैं, मायोजेनिक सेल्स की वजह से ये क्या काम करता है, अगर आपको इसे बॉडी से निकाल भी दोगे तो भी ये बीट करता रहेगा। इसकी जो कार्डियक मसल्स हैं वो पंप करती रहेंगी बॉडी से निकलने के बाद भी, ठीक। द थर्ड नंबर ऑफ न्यूक्लियस, बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियस की, ठीक। तो ये जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती है, देखो अभी पीछे जो मैंने डायग्राम बनाया था, इस डायग्राम में देखो यहाँ पे एक न्यूक्लियस ये प्रेजेंट है, दूसरा न्यूक्लियस ये आ गया, फिर इसके पास भी, क्योंकि नीचे अगर और बनाओगे तो और न्यूक्लियस आ जाएंगे। तो ये सेल्स कैसी हुई हमारी, मल्टी न्यूक्लिएटेड हुई। कैसी सेल्स हैं ये? मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब इनके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक। जबकि जो स्मूथ मसल्स हैं ये कैसी होंगी, यूनिन्यूक्लिएटेड। इनके पास सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होगा। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया भी था, यहाँ देखो ये एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पर भी एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक। तो ये कैसी हो गई, यूनिन्यूक्लिएटेड। Once again, and the cardiac muscles are also uninucleated. These are also uninucleated. Okay? Yes, अगर sir. हम न्यूक्लियस की पोजीशन की बात करें, किसकी? पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक।
न्यूक्लियस की पोजीशन की। तो यहाँ पे जो स्केलेटल मसल्स हैं, इनका न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट रहता है? थोड़ा सा स्लाइटली पेरिफेरल रीजन में प्रेजेंट रहता है। कहाँ? पेरिफेरी। पेरिफेरी का मतलब अगर आपने ये हमने एक मसल बनाई है, ये इसकी स्ट्राइएशंस आ गई, तो न्यूक्लियस सेंटर में ना होगा, हल्का से यहाँ पे होगा पेरिफेरल रीजन के पास में। ठीक। Yes, sir. जबकि जो स्मूथ मसल्स हैं, इनका न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेंटर में। Center में। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे क्या? सेंटर। ठीक, सेंटर पार्ट में प्रेजेंट होगा। और सेम एज जो कार्डियक मसल्स हैं, इनका भी न्यूक्लियस कहाँ होगा? सेंटर में प्रेजेंट होगा। ठीक, जबकि स्केलेटल मसल्स का पेरिफेरल रीजन में। ओके। Yes, sir. अब देखो, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये इनके बीच में कनेक्शंस होते हैं कार्डियक मसल्स के बीच में, दिस वन, दीज आर द कनेक्शंस। ठीक, इन कनेक्शंस को क्या कहा जाता है? डेस्मोसोम। क्या कहते हैं? Desmosome. डेस्मोसोम्स कहा जाता है। और ये एक्चुअल में है क्या? ये एक तरह की डिस्क है जिसे हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क क्या काम करती है? दो मसल्स के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का काम करती है। कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगी। तो इन दोनों के पास तो देखो अगर हम इंटरकैलेटेड डिस्क भी यहां देखें, इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक, तो बताओ स्केलेटल मसल्स के पास इंटरकैलेटेड डिस्क है? नहीं है। स्मूथ मसल्स के पास नहीं है। मसल्स के पास है। यहाँ देखो डायग्राम में, लुक एट दिस, यहाँ कोई कनेक्शन है इन दोनों के बीच में? No, sir. नहीं है। यहाँ है कनेक्शन? नहीं है, जबकि यहाँ पर है। दैट इज व्हाई यहाँ इंटरकैलेटेड डिस्क मिलेगी। ठीक। द नेक्स्ट पैरामीटर दैट इज द स्ट्राइएशंस। स्ट्राइएशंस देखो स्केलेटल मसल्स के पास प्रेजेंट है, स्मूथ मसल्स के पास नहीं है, और कार्डियक मसल्स के पास भी है। ठीक, तो यहाँ पर हम राइट, नॉट एंड राइट प्रेजेंट रहेगा। ठीक। Yes, sir. लास्ट पैरामीटर हम बात करते हैं लोकेशन की। अगर लोकेशन की बात करें तो ये स्केलेटल मसल्स कहाँ होती हैं? दीज आर अटैच्ड टू बोन्स। ये बोन्स के साथ अटैच रहती हैं, अटैच टू बोन्स। ठीक, ये कहाँ मिलेंगी स्मूथ मसल्स? विसरल ऑर्गन्स में, विसरल ऑर्गन्स में। और ये कहाँ मिलेंगी कार्डियक मसल्स? हार्ट में, हार्ट में। ठीक, Yes, sir. इज इट क्लियर? एक बार देखो sir. इस पूरे क्लासिफिकेशन को जो हमने यहाँ पे किया है, और कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछो एक बार, और फिर हम आगे मूव करते हैं। लेट मी इरेज दीज डायग्राम्स अ बिट। ओके, नाउ देखो एक बार, कुछ पूछना है तो पूछो, उसके बाद हम मूव करते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मसल। मसल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? Done, sir. Done, sir. पूछना है कुछ किसी को? No, No, sir. sir. No, sir. ठीक है, बहुत बहुत इजी था, बहुत ही सिंपल था। डायग्राम भी हमने देख लिए यहाँ पे, और पूरा ये इस तरह से ये पैरामीटर के अकॉर्डिंग हमने सब देख लिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मसल। स्ट्रक्चर ऑफ मसल। ठीक, अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स के लिए हमें ये पता है कि ये जो स्केलेटल मसल्स होती हैं ये बोन्स के साथ अटैच रहती है। दिस इज अ बोन, मान लीजिए ये क्या है? बोन है, थोड़ी टेढ़ी हो गई है। ठीक, एंड अबव दिस, इसके ऊपर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? मसल्स आर अटैच टू इट। व्हाट इज दिस? दीज आर मसल्स। ठीक, Yes, sir. ये क्या है? बोन। ये क्या है? मसल। क्योंकि ये देखो बोन से अटैच्ड है, तो हम इस मसल को क्या बोलेंगे? दिस इज स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल, और स्केलेटल मसल के ही बारे में हमें पढ़ना भी है। ठीक, तो इसको हम थोड़ा सा अलग निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं इसको थोड़ा सा। देखो इसको इस तरीके से मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, समथिंग लाइक दिस। और देखो मैं इसके अंदर थोड़ी थोड़ी ये लाइनें बना रहा हूँ। ये लाइनिंग्स क्या है? ये इसकी मसल फाइबर्स हैं। तो एक जो मसल होती है वो मसल किससे मिलकर बनी होती है? मसल फाइबर्स से बनी होती है। सो मसल्स आर मेड ऑफ
मसल फाइबर्स, मसल फाइबर्स किससे मिलकर बनी होती है? ये मसल फाइबर्स से मिलकर बनी होती है। ठीक, यस सर। अब इसको हम अगर मान लो ये जो हमारी मसल है, अगर हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखें, इसको थोड़ा सा कट कर दें, इस तरीके से अगर हम कट करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगी, बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, इसका जो डायग्राम होगा वो सर्कुलर फॉर्म में होगा। इसके ऊपर एक कवरिंग मिलेगी, ठीक, और इसके अंदर छोटे 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 बंडल्स मिलेंगे, और इन बंडल्स के अंदर क्या मिलेंगे? हमें मसल फाइबर्स मिलेंगे, लाइक दिस। ठीक, तो अब हम ये जो इसकी टीएस है, टीएस डिटेल में देखते हैं, टीएस ऑफ मसल। ठीक, इसको हम डिटेल में देखते हैं। दिस इज अ सर्कल आई एम ड्रॉइंग हियर। ठीक, सर्कुलर पार्ट, इस सर्कुलर पार्ट के अंदर भी एक और सर्कुलर पार्ट है, सॉरी थोड़ा, लेट मी ड्रॉ इट वंस अगेन। दिस एंड दिस। ओके, देखो एक्चुअल में जो मसल वाला पार्ट है, मसल वाला पार्ट कौन सा है? ये अंदर वाला। व्हाट इज दिस? मसल। और ये क्या है? मसल की कवरिंग। दिस इज द कवरिंग ऑफ मसल, ये मसल की कवरिंग है। ठीक, मसल की कवरिंग, यहां पर इसके अंदर छोटे छोटे तीन क्या मिलेंगे? हमें बंडल्स मिलेंगे। वन, होते तो बहुत सारे हैं, मैं यहाँ तीन ही बना रहा हूं क्योंकि हमें डायग्राम समझना है। ओके, 1 2 एंड 3। ठीक, इनके भी अंदर हमें क्या मिलेगा? एक और सर्कुलर स्ट्रक्चर मिलेगा, समथिंग लाइक दिस। ये इसकी भी कवरिंग है, इसकी भी आउटर कवरिंग और इनर कवरिंग दो पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। वन, दिस इज द सेकेंड वन एंड द थर्ड वन। और ये तीनों ही सर्कुलर बंडल्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। इस तरह से क्या कनेक्शन रहेंगे? जो हमने स्ट्राइएशंस बनाई थी, दीज आर द स्ट्राइएशंस, स्ट्राइएशन लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। एंड व्हाट आर दीज? इन्हें कहा जाता है फेशिया। क्या कहा जाता है इन्हें? फेशिया। व्हाट इज दिस कॉल्ड? फेशिया। दिस इज कॉल्ड फेशिया। फेशिया बनी होती है किससे? कोलेजिनस बंडल से। दिस इज मेड ऑफ, हम लिख सकते हैं इसके लिए, मेड ऑफ कोलेजिनस बंडल। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? इसके पास कोलेजिनस टिश्यूज हैं या फिर कोलेजिनस फाइबर्स प्रेजेंट हैं, जो कि इसके लिए स्ट्रक्चर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, फॉर्मेशन के लिए। ठीक, ये जो आउटर कवरिंग हमने बनाई है, दिस आउटर कवरिंग इज कॉल्ड द, दिस आउटर covering is called the endomysium, sorry perimysium. This is called the perimysium. ठीक, perimysium। ये आउटर कवरिंग जो मसल की कवरिंग को क्या कहा जाता है? एपीमाइसियम। एपीमाइसियम, ओके, एपीमाइसियम। अच्छा, आगे हमें स्केलेटन सिस्टम भी पढ़ना है, बोन्स भी पढ़नी है, तो बोन्स की भी अपनी खुद की एक कवरिंग होती है। उस कवरिंग का नाम बताइए क्या होता है? जैसे हम इसे एपीमाइसियम कह रहे हैं, बोन्स की कवरिंग को क्या कहा जाता है? कौन बताएगा मुझे? इसमें भी तीन स्ट्रक्चर्स मिलेंगे हमें इस तरह से, छोटे छोटे सर्कुलर स्ट्रक्चर्स, 1 2 एंड 3। ओके, 1 2 and 3, once again 3। okay, this is called endomysium। endomysium, endomysium क्या है? ये मसल फाइबर की कवरिंग है। दिस इज द कवरिंग ऑफ मसल फाइबर। ठीक, मसल फाइबर की कवरिंग है, दैट मीन्स मसल फाइबर इसके अंदर मिलेगा हमें। तो मसल फाइबर जब इसके अंदर रहेगा तो वो कुछ इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। दिस ऑरेंज पार्ट इज द मसल फाइबर। ये क्या है? मसल फाइबर है। इज इट क्लियर?
Yes, sir. Are you drawing the diagram? Yes, sir. हाँ. So these orange part is the muscle fiber. ये क्या है? Muscle fiber. Muscle fiber. ठीक, muscle fiber. So just a minute, let me erase it. ठीक, the connections are called the fascia. ठीक, and here this internal part, this red one, this red part is called fasciculi. Is called fasciculi या फिर मसल बंडल. ये क्या है? मसल बंडल है. जैसा कि मैंने बताया 3 बंडल्स प्रेजेंट होंगे, 3 बंडल्स आर प्रेजेंट. देखो ये आउटर कवरिंग हो गई मसल की. ये रेड वाला पार्ट जो है ये हमारी एक्चुअल मसल है. इस मसल के अंदर मस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हैं. मैंने 3 बनाए, होते बहुत सारे हैं. ठीक है, मैंने सिर्फ 3 बनाए ताकि हम डायग्राम को अच्छे से समझ सकें. सारे ही मस्कुलर बंडल्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और उन कनेक्शंस को फेशिया कहा जाता है. जो फेशिया किससे बना है? कोलेजनस बंडल से मिलकर बना है. ठीक, इन मस्कुलर बंडल्स के अंदर भी और छोटे छोटे बंडल्स प्रेजेंट रहते हैं जिनमें मस्कुलर फाइबर्स प्रेजेंट रहेंगे. और ये मस्कुलर फाइबर्स की कवरिंग को क्या कहा जाता है? एंडोमाइसियम कहा जाता है. ओके, Yes, sir. देखो इस डायग्राम को एक बार. इसके बाद हम पहले अब जो हम मसल फाइबर है, मसल फाइबर के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि मसल फाइबर कैसा दिखाई देता है. ठीक, look at the diagram and after that we will discuss everything in detail regarding the muscle fiber. और मसल फाइबर को हमने एक नेम दिया है. ये जो मसल फाइबर्स हैं हमारे, इन्हें हम क्या कहते हैं? सार्कोमेयर. दैट इज कॉल्ड द सार्कोमेयर. ठीक, सार्कोमेयर. तो सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर अब हम देखने वाले हैं कि अंदर से ये कैसा दिखाई देता है. देखो एक्चुअल में अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो ये हमारी एक मसल हो गई, ये एक मसल हो गई. ठीक है, इस मसल के अंदर ये मसल फाइबर्स आ गए. ठीक है, और ये मसल फाइबर्स अपने अंदर क्या करेंगे? स्ट्राइएशंस बनेंगे. इस तरह से स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होंगी बीच बीच में. ठीक है, ये स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होंगी. तो हमें यही चीज पढ़नी है. और एक मसल फाइबर्स को अगर हम बाहर निकाल लें समथिंग लाइक दिस, तो इसके अंदर भी इस तरह से स्ट्राइएशंस हमें मिलेंगी. ये मसल फाइबर क्या है हमारा? ये सार्कोमेयर है, सार्कोमेयर. ठीक, इसके अंदर स्ट्राइएशन, और यही हमें स्ट्रक्चर अब डिटेल में पढ़ना है. ओके, Yes, sir. इस डायग्राम को एनालाइज करो एक बार, फिर हम डिटेल में पढ़ते हैं इस चीज को. जो कुछ समझ में नहीं आया उसे पूछो एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टू एवरीथिंग इन डिटेल. 1 मिनट है आपके पास. लुक एट द डायग्राम. Let me add the diagram once. Done, sir. Done, sir. Okay. Anyone has any problem? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Just a minute. Is the slide visible or not? No, sir. I think it has been stopped. Just a minute. Let me share it once again.
I think it's visible now. Yes, sir. Yes, sir. So now let us start the structure of sarcomere. Just a minute. Okay, so structure of sarcomere. देखो, सार्कोमेयर के स्ट्रक्चर को देखने के लिए हमें एक चीज पता है कि हमारे पास जो मसल्स हैं उन मसल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, स्ट्राइएशंस प्रेजेंट हैं। ठीक, तो पहले हमें यही चीज समझनी है कि ये जो स्ट्राइएशंस हैं ये स्ट्राइएशंस होती कैसी हैं। देखो, एक मसल है, अगर हमारे पास, तो आई एम ड्राइंग अ मसल समथिंग लाइक दिस इज अ मसल एंड यहाँ पर दिस। ओके, यहाँ पूरे एरिया में क्या प्रेजेंट रहेगा, इस पूरे एरिया में प्रेजेंट रहेगा हमारे पास साइटोप्लाज्म। ठीक, साइटोप्लाज्म। और मसल के साइटोप्लाज्म को क्या कहा जाता है, मसल के साइटोप्लाज्म को कहा जाता है सार्कोप्लाज्म। क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म। यस, सार्कोप्लाज्म। एंड हियर द स्ट्राइएशंस आर प्रेजेंट in between this and this, like this the striations are present। और ये जो हमने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनाया है पैरेलल स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टी ट्यूबुलिन, या फिर जैसे नॉर्मल टी ट्यूब भी कहा जाता है। ट्यू स्टैंड्स फॉर ट्रांसवर्स। ओके, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स ट्यूबुलिन इस स्ट्रक्चर को कहा जाएगा। देखो, एक ऊपर से आ रहा है, एक नीचे से आ रहा है। ठीक, सो दीज आर कॉल्ड द ट्रांसवर्स ट्यूबुलिन। यहाँ बीच में क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, एंड दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सार्कोमेयर, ऑफ सार्कोमेयर। सार्कोमेयर का मतलब क्या है, हम बात कर रहे हैं मसल फाइबर की। ओके, मसल फाइबर की। ठीक, सो हियर अब अगर हम बैंड्स को देखें, इसके अंदर कुछ बैंड प्रेजेंट रहते हैं जो कि ये स्ट्राइएशंस बनाते हैं। देखो, फर्स्ट बैंड आई एम ड्राइंग हियर लाइक दिस, एक ये हमारे पास जेड बैंड है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं। द सेकंड आई एम ड्राइंग हियर लाइक दिस। ठीक, ये जो लाइन मैंने बनाई है इसको कहा जाता है जेड लाइन। क्या कहते हैं इसे, दिस इज कॉल्ड जेड लाइन। ठीक, जेड लाइन के बीच में, दो जेड लाइन के बीच में क्या प्रेजेंट रहता है, हमारे पास मायोसिन फिलामेंट्स प्रेजेंट रहते हैं लाइक दिस। हियर आई एम ड्राइंग द मायोसिन, इस तरह से मायोसिन फिलामेंट्स प्रेजेंट रहेंगे। दिस इज द मायोसिन फिलामेंट। वंस अगेन एक मायोसिन फिलामेंट में यहां नीचे बना रहा हूं। ठीक, this is the second myosin filament. What is this? This is myosin filament. और मायोसिन फिलामेंट्स कैसे होते हैं, थिक होते हैं, मोटे होते हैं। These are thick filaments. ओके, हमारे पास, आपको अगर पता हो तो हमारे मसल कंट्रैक्शन के लिए दो ही फिलामेंट्स यूज में लाए जाते हैं और दोनों ही अलग अलग तरह की प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। एक को कहा जाता है एक्टिन और दूसरे को कहा जाता है मायोसिन। तो ऊपर ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे ये बीच वाला पोर्शन, यहाँ क्या बनाएंगे हम, अपना एक्टिन फिलामेंट बनाएंगे। एक्टिन फिलामेंट आई एम ड्राइंग समथिंग लाइक दिस, मैं कुछ इस तरह से बना रहा हूँ। दिस इज द एक्टिन फिलामेंट हियर, दिस इज एक्टिन फिलामेंट। जेड लाइन पे कौन सा फिलामेंट प्रेजेंट होगा, एक्टिन, और जो फ्री फिलामेंट है बीच में, दैट इज कॉल्ड द मायोसिन। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट।
और एक्टिन फिलामेंट्स कैसे होते हैं? थिन फिलामेंट्स होते हैं, ये पतले होते हैं, थिन फिलामेंट्स। ओके, अब क्या होता है, इनके बीच में से इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाए अगर, तो यहाँ बीच में से एक लाइन जाएगी लाइक दिस। एक ये बीच में जो लाइन मैंने बनाई, इस लाइन को कहते हैं एम लाइन। व्हाट इज दिस? एम लाइन। इसे एम लाइन कहा जाएगा। अब क्या होता है, देखो ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है, ये कुछ जब जो हम स्ट्राइएशन देख रहे थे, वो स्ट्राइएशंस इन्हीं के थ्रू बनती है, और ये कुछ बैंड्स बनाते हैं यहाँ पे। बैंड्स का मतलब क्या है? देखो ये वाला जो पोर्शन है, अगर हम ये इधर वाला पोर्शन की बात करें, तो इस वाले पोर्शन में, ये पोर्शन जहां पे एक्टिन और मायोसिन दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। देखो इस वाले रीजन में एक्टिन भी प्रेजेंट है, ये मायोसिन भी प्रेजेंट है, और एक्टिन भी प्रेजेंट है। तो इस रीजन को हम कहते हैं ओ बैंड। क्या कहते हैं? ओ बैंड। एंड ओ स्टैंड फॉर ओवरलैपिंग। ओ स्टैंड फॉर ओवरलैपिंग। दैट मीन्स इसको हम कहेंगे ओवरलैपिंग बैंड। दिस बैंड इज कॉल्ड द ओवरलैपिंग बैंड। ठीक, बीच में एम लाइन आ जाएगी। तो एक ओवरलैपिंग बैंड तो इस यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, और दूसरा ओवरलैपिंग बैंड देखो यहाँ प्रेजेंट है, जो कि एक्टिन और मायोसिन दोनों को कवर कर रहा है। सो फर्स्ट लेफ्ट में, एंड द सेकंड इज हियर ओ बैंड। इतना क्लियर है? ओ बैंड इज द पोर्शन इन विच एक्टिन एंड मायोसिन बोथ आर ओवरलैपिंग। ओके, द सेकंड बैंड, सेकंड वाला ये वाला, जिसमें सिर्फ और सिर्फ देखो ये जो बीच में एम लाइन आ गई, और एम लाइन में यहाँ पे देखो इस वाले रीजन में कहीं पे भी ये वाला जो रीजन है, इसमें सिर्फ हमारा मोस्टली क्या प्रेजेंट है? मायोसिन प्रेजेंट है। तो जहां पे मायोसिन प्रेजेंट रहेगा, दिस रीजन इज कॉल्ड एच जोन। क्या बोलेंगे इसे? एच जोन। जहां पे सिर्फ ओनली क्या प्रेजेंट रहेगी? मायोसिन प्रेजेंट रहेगी, ओनली मायोसिन इज प्रेजेंट। ओके, द नेक्स्ट पार्ट, ये जो जेड लाइन आ रही है, जहां पे जेड लाइन, दिस वन, जेड लाइन के और इस वाले पोर्शन के बीच में, लाइक दिस जेड लाइन एंड ओ बैंड का ये वाला पोर्शन, जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट है, दिस वन, दिस रीजन इज कॉल्ड आई बैंड। व्हाट इज दिस? आई बैंड। आई स्टैंड्स फॉर आइसोट्रोपिक। आई स्टैंड फॉर आइसोट्रोपिक। इसे क्या बोलेंगे हम? आइसोट्रोपिक बैंड। ठीक, आइसोट्रोपिक बैंड। और जब हमारे पास एच जोन प्लस ओ जोन प्लस ओ जोन, मतलब कि ओ बैंड वाला पोर्शन, जिसे हम ओ जोन भी कह सकते हैं, एच जोन आ गया यहाँ पे, ये ए बैंड आ गया, या फिर ए जोन हम जिसे कह सकते हैं। तो जब हमारे पास एक ओ बैंड प्लस एक एच बैंड और एक ओ बैंड, लेफ्ट वाला ओ बैंड और राइट वाला ओ बैंड, और बीच में हमारा एच जोन, ये तीनों आपस में मिल जाते हैं, तब उस पूरे पोर्शन को हम क्या कहते हैं? ए बैंड कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? अब देखो यहां से लेकर यहां से यहां तक का पोर्शन, जहां पे ओ बैंड प्रेजेंट है, फर्स्ट ओ बैंड से लास्ट ओ बैंड तक का रीजन क्या कहलाता है? ए बैंड कहलाता है। एंड ए स्टैंड फॉर एनिसोट्रोपिक बैंड। इसमें थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए पहले, अच्छा आप लोग डायग्राम बना रहे हैं, बना लिया, या फिर मैं मूव कर सकता हूँ? सर बना लिया। बना लिया। देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस चीज को, कि अगर हम आई बैंड की बात कर रहे हैं, तो आई बैंड क्या है? आइसोट्रोपिक बैंड है। दिस इज आइसोट्रोपिक बैंड, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सिर्फ ओनली एक्टिन इज प्रेजेंट, ओनली एक्टिन फिलामेंट इज प्रेजेंट हियर। ओके, द नेक्स्ट ओ बैंड, ओ स्टैंड फॉर ओवरलैपिंग बैंड, ठीक। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ओनली यहाँ पे एक्टिन प्लस मायोसिन दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, मायोसिन प्रेजेंट, एक्टिन एंड मायोसिन दोनों प्रेजेंट, ठीक। यहाँ पे क्या है? एच जोन, जहां पे एच जोन में क्या आ रहा है? पूरा हमारा मायोसिन वाला पार्ट आ रहा है, ओनली सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है, ओनली एंड लास्ट आता है हमारा ए बैंड, ठीक है। ए बैंड में क्या आएगा? ओ जोन आ जाएगा, या फिर ओ बैंड आ जाएगा, ओ बैंड प्लस एच जोन प्लस ओ बैंड, ठीक। इन तीनों को मिला के क्या बनेगा? हमारा ए बैंड बनेगा। ओके, यस सर।
तो एक सार्कोमेयर में क्या क्या चीजें आएंगी? अगर हम एक सार्कोमेयर की बात करें तो वन सार्कोमेयर इज मेड अप ऑफ 1/2, मतलब हाफ आई जोन मतलब आई बैंड प्लस 1 ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड। ठीक, आई बैंड हमारा आइसोट्रोपिक बैंड है ना, जहां पे एक्टिन प्रेजेंट है ओनली, तो ये दोनों पोर्शन में आएगा, लेफ्ट एंड राइट दोनों पार्ट्स में आ जाएगा। और ए बैंड हमारा बना हुआ है इस पूरे पार्ट से, ओ एंड एच पार्ट से। ठीक, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So I think it's your physics class is going to be start. Yes, sir. Yeah. Okay. So इसके आगे का पोर्शन जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट सेशन में क्लियर करते हैं। अब आप इस चीज को पढ़ना और जो भी कुछ क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट सेशन में क्लियर करेंगे। ओके, Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी। आई होप यू ऑल लाइक दिस सेशन। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, बाय। Bye, sir. Bye, sir.